बलून बैंस। अरे तुम लोग जाल में कैसे फंस गए? तभी मंटू और भोला शिकारी सामने आए। इन सबको मैंने ही अपने जाल में फंसाया है नीलू। लेकिन ऐसा आपने क्यों किया भोला भैया? आप तो बहुत अच्छे हो। हाँ, मैं अच्छा ही था, लेकिन तुमने बिना वजह जो मेरे मुन्ना को चोंच मारकर उसकी तबीयत खराब की है, ये मैंने उसी का बदला लिया है। चतुर चिड़िया, दुष्ट शिकारी। नीलू चिड़िया पूरे जंगल में सबसे बुद्धिमान चिड़िया थी। एक दिन सभी पंछी तालाब की ओर पानी पीने जा रहे थे। तभी कबूतर को जमीन पर एक अमरूद नजर आया। अरे वाह, वो देखो मेरा फेवरेट अमरूद। सोनू भैया नीचे मत जाओ, हमारे आसपास अमरूद का कोई पेड़ नहीं है। फिर भला ये अमरूद यहाँ कैसे पहुँचा? मुझे इसमें कोई साजिश लग रही है। अरे किसी जानवर से ये खो गया होगा। ये कहते हुए सोनू कबूतर नीचे उतर गया। वो उस पर चोंच मारने ही वाला था, लेकिन तभी जमीन से जाल निकला और कबूतर उसके अंदर फंस गया। सोनू भैया! तभी पेड़ के पीछे छिपा मंटू शिकारी बाहर आया। अरे वाह, आखिर मैंने तुमको पकड़ ही लिया सोनू कबूतर। मुझे जरूर कुछ करना होगा, वरना सोनू भैया को मंटू शिकारी ले जाएगा। नीलू चिड़िया ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं, तो उसको एक पेड़ नजर आया जिस पर बड़े बड़े पत्ते थे और उन पत्तों से हरा हरा रस निकलकर नीचे जमीन पर टपक रहा था। शिकारी सोनू कबूतर को जाल से निकालने लगा। इतने में नीलू ने वो हरा पत्ता तोड़ा और उसको शिकारी के सर के ठीक ऊपर पकड़कर रुक गई। मंटू शिकारी, जरा ऊपर देखो। क्या है नीलू चिड़िया, मरना चाहती हो क्या? उसने जैसे ही ऊपर देखा तो उस पत्ते से हरा रस उसकी आंखों में टपक गया। उस पत्ते से ऐसा लिक्विड निकलता है जो अगर आंखों में चला जाए तो जलन पैदा कर देता है। मंटू शिकारी अपनी आंख पकड़कर भागा भागा तालाब पर गया और अपनी आंख धोने लगा। इतने में नीलू चिड़िया ने सभी पंछियों के साथ मिलकर कबूतर को आजाद करा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नीलू चिड़िया। जंगल में जब भी कोई संकट आया, हमने एक दूसरे की मदद की। ठीक वैसे ही मैं आप सबसे एक छोटी सी मदद चाहती हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा पल कौन सा लगा। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत मायने रखती है। शिकारी ने जितने में अपनी आंखें धोई, तब तक सभी पंछी वहाँ से जा चुके थे। इस नीलू चिड़िया का कुछ तो करना ही पड़ेगा। भोला भैया मेरे साथ होते तो वो इस नीलू चिड़िया को बड़ी आसानी से पकड़ लेते। मंटू शिकारी अपनी झोपड़ी वापस पहुंचा तो वहाँ उसका जुड़वा भाई भोला शिकारी अपने बच्चे के पालने के पास बैठा उसके साथ खेल रहा था। मेरे मुन्ना, तुम मुस्कुराते हुए बहुत प्यारे लगते हो। उसे देखकर मंटू शिकारी के चेहरे पर खुशी झलक आई। सुबह होने पर मुन्ना के रोने की आवाज सुनकर भोला की आंख खुल गई। अरे क्या हुआ मेरे मुन्ने को? उसने मुन्ना के माथे को छुआ। अरे ये मुन्ना को इतना तेज बुखार कैसे हो गया? भैया, इसको बर्ड फायर हो गया है। ये एक ऐसा बुखार है जो किसी पंछी के चोंच मारने की वजह से होता है। ये तुम क्या कह रहे हो? इसको कौन पंछी चोंच मारेगा भला? कल रात मैंने नीलू चिड़िया को मुन्ना के पास बैठे देखा था। ये उसी का काम है। मैंने उन पंछियों की सोचकर शिकार करना छोड़ दिया था और उन्होंने मेरे ही बच्चे की तबीयत खराब कर दी। अब देखना मैं क्या करता हूँ। यस, अब आएगा मजा। सोनू कबूतर और उसकी पत्नी कबूतरी अपने घोंसले पर जा रहे थे, लेकिन तभी एक जाल उन पर आ गिरा और वो दोनों घोंसले समेत उसमें फंस गए। अरे ये जाल अचानक कहाँ से आ गया? कुछ देर बाद बुलबुल और उसके बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ और वो भी अपने घोंसले समेत जाल में फंस गए। अब जंगल के सभी पक्षी एक एक करके जाल में फंसते जा रहे थे।
इसके पीछे कौन है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। नीलू चिड़िया अपनी सहेली से मिलने पड़ोस के जंगल गई हुई थी। जब वो जंगल पहुंची तो उसने सभी पंछियों को जाल में फंसा देखा। अरे तुम लोग जाल में कैसे फंस गए? तभी मंटू और भोला शिकारी सामने आए। इन सबको मैंने ही अपने जाल में फंसाया है नीलू। लेकिन ऐसा आपने क्यों किया भोला भैया? आप तो बहुत अच्छे हो। हाँ, मैं अच्छा ही था, लेकिन तुमने बिना वजह जो मेरे मुन्ना को चोंच मारकर उसकी तबीयत खराब की है, ये मैंने उसी का बदला लिया है। उसकी बराबर में मंटू खड़ा हंस रहा था। तभी नीलू को शक हुआ, ये जरूर उसी की साजिश है। भोला भैया, आप अभी मुझे आपके मुन्ना के पास लेकर चलिए। मुझे बताइए मैंने उसकी तबीयत खराब कैसे की है? अब भोला शिकारी के साथ नीलू चिड़िया उसकी झोपड़ी पर पहुंची तो उसने पाया कि उसको बहुत तेज बुखार है और उसका माथा भी सफेद पड़ा हुआ है। भोला भैया, आप जल्दी से मेरे साथ आइए, मुझे पता है ये किस औषधि से ठीक होगा। नीलू भोला को जंगल में एक जगह लेकर गई। वहाँ एक पेड़ लगा हुआ था और उस पेड़ पर सुनहरा फूल उग रहा था। भोला भैया, इस फूल को तोड़ लीजिए। भोला ने फूल को तोड़ा और वो दोनों वापस झोपड़ी पहुँचे। इस फूल की खुशबू मुन्ना को सुंघा दो। भोला ने वो फूल मुन्ना के मुंह के पास कर दिया और जैसे ही फूल की खुशबू मुन्ना की नाक में पहुंची तो उसका सफेद पड़ा माथा ठीक हो गया और वो हंसने लगा। अरे, मुन्ना तो हंसने लगा। भोला ने उसके माथे पर हाथ रखा तो अब उसको बुखार भी नहीं था। तुम्हारा शुक्रिया नीलू, लेकिन मुझे बताओ कि क्या सच में तुमने मुन्ना की तबीयत खराब नहीं की थी? मैं आपको सब बताती हूँ भोला भैया। जंगल के उत्तरी भाग में एक पौधे में सफेद फूल उगता है। उस फूल को तोड़ने के बाद एक दिन धूप में रखा जाए तो वो मुरझा जाता है। उसके बाद उसको पीसकर उसका पाउडर बनाकर उसको माथे पर लगाया जाए तो उसके असर से किसी भी इंसान या जानवर को बुखार आ जाता है और उसका माथा सफेद हो जाता है। मैंने मुन्ना का माथा सफेद देखकर ही अंदाजा लगा लिया था कि इसके माथे पर उसी फूल का उपयोग किया गया है। मुझे पता था कि उस फूल का असर सुनहरे फूल की खुशबू लेने से ही ठीक होता है। तो फिर मुन्ना के माथे पर वो पाउडर किसने लगाया होगा? उस पाउडर को इस्तेमाल करने के बाद कुछ दिन तक उसे इस्तेमाल करने वाले के हाथ भी सफेद रहते हैं। आप इस मंटू के हाथ चेक कीजिए। मंटू, अपने हाथ दिखाओ। भैया, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी भोला ने उसके हाथ को पकड़कर जबरदस्ती देखा तो उसकी हथेली सफेद थी। मंटू, तुमने ऐसा क्यों किया? भैया, मैंने ये सब नीलू को सबक सिखाने के लिए किया था कि आप गुस्सा हो जाए और इसे पकड़कर मार डालें। नीलू को मरवाने के लिए तुमने मेरे बच्चे की जान खतरे में डाली। भोला को बहुत गुस्सा आया और उसने मंटू को रस्सी से बांध दिया और उसके माथे पर वही पाउडर लगा दिया। अरे बाप रे, छोड़ो मुझे, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है भैया। अब तुमको पता चलेगा कि मेरे बच्चे को कितनी तकलीफ हो रही थी। और नीलू, चलो मेरे साथ, जंगल चलो। जंगल पहुंचकर भोला ने सभी पक्षियों को जाल से मुक्त कराया। मुझे माफ कर दो पंछियों। और नीलू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे बच्चे की तबीयत ठीक कर दी, वरना उसे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। भोला शिकारी, तुम बहुत अच्छे हो। भोला अपने घर वापस आया और अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठ गया। भोला भैया, मुझे खोल दो, बहुत तेज बुखार है। अब ये 2 दिन से पहले नहीं खुलेगा। मंटू के रोने की आवाज उसके घर के बाहर तक गूंज कर रह गई और भोला खुश होते हुए अपने बच्चे को खिलाने लगा। ओह, ये मैना तो कितनी प्यारी है, इसकी तो अभी आंखें भी नहीं खुली। हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये अभी अभी जन्म लेकर आई है, लेकिन इसकी माँ कहाँ पर है? पिंक फॉरेस्ट जंगल में सर्दी की शुरुआत हुई थी। बदलते मौसम के साथ हल्का फुल्का स्नोफॉल शुरू हो गया था।
शाम तक ये सभी बर्फ में मजे करते रहे और अपने अपने घरों को जाकर सो गए। लेकिन अगली सुबह जब टीनू चिड़िया सोकर उठी तो उसने कुछ अजीब देखा। अरे, मेरा पेड़ एक रात में इतना कमजोर कैसे हो गया? इसके पत्ते तो इस तरह झड़ रहे हैं जैसे कि पतझड़ लग गया हो। तभी सामने वाले पेड़ से सोनू कबूतर बोला, अरे बाप रे, मेरा ये पेड़ तो पूरी तरह खाली हो गया। मेरे घोंसले में भी बर्फ भर गई है। ये दोनों अब आसपास घूमने निकले तो पाया पूरे जंगल का यही हाल था। सभी पेड़ों के पत्ते गिर गए हैं और पक्षियों पर मुसीबत आ गई है। इसके साथ ही जमीन पर पत्तों के बिखरने से अब जानवरों को भी परेशानी हो रही थी। ये सभी एक जगह जमा हुए और चर्चा करने लगे। पेड़ों से पत्ते झड़ने की वजह से बर्फ सीधा हमारे घोंसलों में गिर रही है। पूरी सर्दी भला हम कैसे जिंदा रहेंगे? वाकई में सर्दी के मौसम में पतझड़ का लग जाना बहुत ही परेशानी वाली बात है। उसी टाइम उन्होंने देखा कि नदी के पानी पर कुछ बहता हुआ आ रहा है। वो क्या है? ये सुनकर सभी किनारे पर पहुंचे तो पाया कि वो एक घोंसला है जिसके अंदर एक छोटी सी नवजात मैना बैठी सो रही है। मोंटू बंदर ने उस घोंसले को उठाकर जमीन पर रखा और सभी उसे देखने लगे। ओह, ये मैना तो कितनी प्यारी है। इसकी तो अभी आंखें भी नहीं खुली। हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये अभी अभी जन्म लेकर आई है, लेकिन इसकी माँ कहाँ पर है? इसकी चोंच तो सोने के जैसी चमक रही है। ऐसी चोंच मैंने पहले कभी किसी पंछी की नहीं देखी। इन सभी को उस बच्ची की चिंता होने लगी। सभी पक्षियों ने बर्फबारी से बचने के लिए अपने घोंसलों को गुफाओं के अंदर बना लिया था। इसलिए उसके घोंसले को भी उन्होंने लोमड़ी की गुफा के मुंह पर ही रख दिया। उसी गुफा के अंदर कबूतर और टीनू ने भी घोंसले बना लिए थे और उसकी देखभाल में लग गए थे। अगले दिन उसकी आंख खुली तो वो सबको टुकुर टुकुर देखने लगा। ओह, ये कितनी प्यारी है। इसका नाम हमें क्या रखना चाहिए? हाँ, हम ही इसका नाम रख देते हैं। चिंकी ठीक रहेगा, है ना? हाँ, चिंकी अच्छा नाम है। कुछ ही दिनों में चिंकी बोलना और उड़ना भी सीख गई। चिंकी, अगर हमारे जंगल के पेड़ ठीक होते तो हम तुमको नया घोंसला बना कर देते। नहीं लोमड़ी मौसी, आप सब लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं, वही बहुत है। मुझे मेरी माँ की कमी भी महसूस नहीं होती। तभी चिंकी ने देखा कि कटफोड़वा एक पेड़ पर अपनी चोंच मार रहा था। अरे, यह आप क्या कर रहे हैं? ऐसा करने में बहुत मजा आता है चिंकी। चाहो तो तुम भी कर सकती हो। ये सुनकर चिंकी भी उस पेड़ पर गई और चोंच मारने लगी। उसके चोंच मारते ही वो और ज्यादा चमक उठी और वो पेड़ हरा भरा हो गया। अरे, ये कैसा चमत्कार है? ये देखकर सभी हैरान रह गए। तभी लोमड़ी ने कहा, लगता है चिंकी की चोंच जादुई है। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंकी, तुम्हारी चोंच में जादू है। इसके केवल स्पर्श से ही सूखे पेड़ कितनी जल्दी हरे भरे हो गए। मुझे बहुत खुशी है ये जानकर कि मैं आप लोगों के काम आ सकती हूँ। आप लोग देखना, मैं कुछ ही दिनों में इस पूरे जंगल को हरा भरा कर दूंगी। चिंकी पूरी मेहनत के साथ अपने काम में लग गई, लेकिन जंगल बहुत बड़ा था। वो धीरे धीरे सभी पेड़ों को अपनी चोंच से छूकर उनको ठीक करती जा रही थी। तकरीबन 14 दिनों के अंदर उसका पूरा जंगल अब पहले जैसा हरा भरा हो गया था। सभी पक्षियों ने अपने घोंसलों को फिर से पेड़ों पर रखवाया और अब सभी सुकून से रहने लगे। कुछ दिन बाद एक मैना जंगल में आई। तुम यहाँ हो? मैंने तुमको कहाँ नहीं ढूंढा। अरे, कौन हो तुम? मैं चिंकी की माँ हूँ। ग्रीनलैंड जंगल में रहती हूँ। इसके जन्म के बाद मैं तालाब पर पानी पीने गई थी। इतने में न जाने कौन इसे उठा ले गया।
जब मैं वापस पहुंची तो मेरा घोंसला खाली था। मैना माँ की आंसू देखकर सभी का दिल पिघल गया। क्या मैं मेरे बच्चे को ले जा सकती हूँ? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चिंकी बेटा, ये तुम्हारी माँ है, तुम फिक्र मत करो। हम में से कोई न कोई रोजाना तुमसे मिलने आया करेगा, लेकिन अपनी माँ को अब और अपने से जुदा मत रखो। ये सुनकर चिंकी चुप हो गई और सबसे विदा लेकर अपनी माँ के साथ वहाँ से निकल गई। सभी जानवर चिंकी के बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी लोमड़ी ने ऊंची आवाज में कहा, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? कौन सी गलती? मैना ने कहा कि कोई चिंकी को घोंसले से उठाकर ले गया था, लेकिन चिंकी तो हमें घोंसले समेत मिली थी। फिर उसकी बात सच कैसे हो सकती है? ये सुनकर अब सभी जानवर परेशान हो उठे। आपस में मशवरा कर लोमड़ी, हिरन और मोंटू बंदर तीनों ग्रीनलैंड जंगल की तरफ निकल गए। इनको रास्ते में ही चिंकी और मैना मिल गए। उन्होंने इनको रोक लिया। रुक जाओ। अरे आप लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? हमें पता चल चुका है कि तुम चिंकी की माँ नहीं हो। अब सच सच बताओ कि तुम कौन हो और चिंकी को कहाँ ले जा रही हो? हमारे जंगल ग्रीनलैंड के पंछियों पर कई साल से एक बाज राज करता है। वो हम पर जुल्म करता है और हमें उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। हमारे जंगल में एक बूढ़े उल्लू दादा भी रहते थे। मरते समय उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कुछ दिनों बाद हमारे जंगल में सुनहरी चोंच वाली एक मैना पैदा होगी और वही उस बाज को मारकर हमें उसकी गुलामी से आजाद कराएगी। लेकिन ये बात किसी तरह से बाज को पता चल गई। उसने सभी नवजात बच्चों पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि उसको पैदा होते ही मार देगा। इसलिए जब चिंकी पैदा हुई तो इसकी माँ ने इसको घोंसले समेत पानी में बहा दिया था। उसके बाद से ही बाज ने चिंकी की माँ को कैद कर रखा है। अब उसने मेरी माँ को भी कैद कर लिया है और मुझे चिंकी को ढूंढने का काम दिया। मैं मजबूर थी, इसलिए मैंने चिंकी की माँ बनने का नाटक किया और इसको लेकर अपने साथ चली आई। ये सुनकर सभी को बड़ी हैरानी हुई और लोमड़ी किसी सोच में डूब गई। कुछ देर बाद उस मैना के साथ वो बाज के पास पहुंची। बाज महाराज, मैं चिंकी को ले आई हूँ। आहा, तो ये है वो सुनहरी चोंच वाली मैना। एक पिंजरे के अंदर एक लाल और एक हरी मैना कैद थीं। उनके पास ही लकड़ियां जल रही थीं। चिंकी बेटा, तुम भाग जाओ वरना ये तुमको मार देगा। चिंकी, जल्दी से इस जलती आग में कूद जाओ, वरना तुम्हारी माँ को मैं जान से मार दूंगा। ये सुनकर चिंकी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगी। चिंकी की माँ रोते हुए उसको वहां से जाने को कह रही थी। तभी लोमड़ी, हिरन और मोंटू बंदर सामने आ गए। रुक जाओ चिंकी। बंदर ने जल्दी से पिंजरा खोलकर दोनों मैनाओं को आजाद कर दिया। नहीं, चिंकी, अब डरो नहीं और जल्दी से इस बाज पर अपनी चोंच से हमला करो। दूर रहना मुझसे, दूर रहो। ये सुनकर चिंकी ने हिम्मत की और बाज को जाकर एक चोंच मारी। उसकी चोंच लगते ही बाज जमीन पर आ गिरा और एक तेज चीख के साथ उसने दम तोड़ दिया। चिंकी बेटा। चिंकी की माँ उससे लिपट कर खुशी के आंसू बहाने लगी। उसके बाद चिंकी की माँ और चिंकी सभी के साथ जंगल वापस आए और आराम से रहने लगे।